हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम दीक्षालय इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लीनियर इनइक्वालिटीज। क्या है बच्चों? लीनियर इनइक्वालिटीज। अब हम यहां पर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर इनइक्वालिटीज क्या होती है? तो देखिए बच्चों, इनइक्वालिटीज क्या होती है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो हम बोलते हैं इनइक्वेशन। इनइक्वालिटी का एक और नाम होता है बच्चों इनइक्वेशन। तो इनइक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है वो देखिए कि अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एंड sign of inequality that is greater than equal to, less than or less than equal to is called inequation और inequality। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? अब देखिए कि इनइक्वेशन होती क्या है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया? एक्स, वाई, जेड। इसके बाद साइन ऑफ इनइक्वालिटी होती है। चार साइन होते हैं इनइक्वालिटी के बच्चों। पहला ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। इन्हें हम बोलते हैं इज कॉल्ड इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल देखेंगे आप। तो जैसे हमने लिखा 2x + 3 > 7, ये क्या हो गई? एक इनइक्वालिटी हो गई। हमने लिखा 7x - 4y < 10, तो ये बच्चों क्या हो गई? एक इनइक्वालिटी हो गई। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिनमें वेरिएबल्स हो और इनइक्वालिटी के साइन हो, उनको हम क्या बोलते हैं? इनइक्वेशन बोलते हैं या फिर इनइक्वालिटीज बोलते हैं बच्चों। एक और देखिए, जैसे हमने लिखा 7x/2 > 0, ये सबके सब किसके एग्जाम्पल हो गए बच्चों? ये एग्जाम्पल हो गए सारे इनइक्वालिटीज के। अब आप देखिए इनइक्वालिटीज में चार साइन होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। पहला ये साइन होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। यानी अगर ये दो वैल्यू के बीच में लग रहा है, जैसे a > b, इसका मतलब ये होगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे a इज ग्रेटर देन b। a की वैल्यू जो है वो b से क्या होगी? बड़ी होगी बच्चों। पहला हो गया। सेकंड है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन इक्वल्स टू बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? a > b। अगर ये लिख रहा है, इसका मतलब हुआ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। दो चीजें आ गई बच्चों यहां पर। जैसे ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या होता है कि ए इज ग्रेटर देन बी का मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू बी से बड़ी ही होगी। ये डिफाइंड है कि ए की वैल्यू बी से छोटी नहीं होगी। ए हमेशा किससे बड़ा होगा? बी से। अब अगर ये साइन लग गया बच्चों, ए ग्रेटर देन के साथ इक्वल्स टू लग गया, इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यानी ए की वैल्यू जो है वो बी से बड़ी भी हो सकती है और बी के बराबर भी हो सकती है। ये दोनों ही कंडीशन में ट्रू रहेगा। इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है कि ग्रेटर भी हो सकता है और उसके बराबर भी हो सकता है। अब सेम बच्चों थर्ड इनइक्वालिटी आ जाएगी। थर्ड क्या हो जाएगी बच्चों? लेस देन। तो लेस देन, जैसे a लेस देन b लिख रहा है, इसका तो सिंपल सा मतलब हो जाएगा बच्चों a इज लेस देन b। a की वैल्यू किससे छोटी है बच्चों? b से। अब फोर्थ टाइप आता है बच्चों लेस देन इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू। तो a लेस देन b, इसका मतलब बच्चों क्या हो गया? a इज लेस देन और इक्वल टू b। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? तो ये हमारे पास हो गए चार कंडीशंस हो गए इनइक्वालिटी की। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन का मतलब होगा कि वैल्यू बड़ी ही होगी, ए बड़ा ही होगा बी से, तभी ये सेटिस्फाई करेगा।
इसका मतलब है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी भी हो सकती है और बी के बराबर भी हो सकती है। लेस देन का मतलब है कि ए की वैल्यू छोटी होगी बी से, यानी बी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी ए से। और इसका मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, यानी ए की वैल्यू छोटी भी हो सकती है बच्चों और बराबर भी हो सकती है बी से। तो जब भी हम कोई इक्वेशन लिखेंगे और उसमें हम अगर इन चार इनइक्वलिटी में से कोई भी एक इनइक्वलिटी का यूज कर लेते हैं तो बच्चों इक्वेशन बन जाती है हमारी इनइक्वेशन। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया कि इनइक्वेशंस क्या होती हैं? इनइक्वेशंस का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें वेरिएबल के साथ क्या लग जाता है बच्चों? इनइक्वलिटी लग जाती है। अब वेरिएबल के साथ अगर इनइक्वलिटी लग रही है बच्चों तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इनइक्वेशंस बोल देते हैं, या फिर हम उन्हें इनइक्वलिटीज भी बोल देते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई सब लोगों को? सब बच्चों को समझ में आ गया? एग्जाम्पल समझ में आ गए? ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि जो हम इनइक्वेशंस लिखते हैं बच्चों वो अलग अलग कितने टाइप की होती हैं। अब देखिए बच्चों इनइक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं। तो इनइक्वेशंस बच्चों बेसिकली तीन टाइप की होती हैं। एक तो होती है लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेकंड होती है लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल, और थर्ड होती है क्वाड्रेटिक लीनियर इनइक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अब ऐसे तो क्यूबिक भी हो जाती है, लेकिन बेसिकली हम तीन टाइप की पढ़ेंगे बच्चों यहां पर। पहली हम पढ़ेंगे जो सबसे मेन होती है, लीनियर होती है। अब लीनियर इक्वेशन में भी बच्चों दो चीजें आ जाती हैं, एक तो वन वेरिएबल और एक टू वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब होगा कि उन इक्वेशंस में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, या तो वो एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है या जेड, जो भी हम लेना चाहें। और सेकंड आता है कि लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होगा बच्चों की इसमें दो वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे एक्स वाई आ गया, वाई जेड आ गया, या फिर एक्स जेड आ गया। ठीक है बच्चों? तो हम पहला टाइप लिखते हैं बच्चों, लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चों लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहां पर हो जाएगा आ इनइक्वेशन या एन इनइक्वेशन containing only one variable is called linear inequation in one variable। यानी एक ऐसी इनइक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमने लिखा 2x + 7 > 3। अब इसमें आप देखिए कि एक ही वेरिएबल है x, तो ये क्या हो गया? लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, और x की पावर भी कितनी है बच्चों? 1 है। तो लीनियर में क्या होता था कि जो वेरिएबल की पावर होती थी बच्चों वो कितनी होती थी? 1 होती थी। देखिए एक और हमने लिखा 6y + 4 < 2। अब 6y + 4 < 2, इसमें कितने वेरिएबल बच्चों? एक ही वेरिएबल है y, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल। एक और देखो आप, -7x + 4 < 3। तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है बच्चों। तो ऐसे इनइक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो उसको हम क्या बोलेंगे? और x की पावर 1 हो तो लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा? देखिए लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा बच्चों? देखो एन इनइक्वेशन कंटेनिंग टू वेरिएबल्स इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी अब यहां पर क्या हुआ बच्चों कि हमारे पास लीनियर होगा, यानी पावर तो 1 होगी, लेकिन एक की जगह कितने वेरिएबल आ रहे होंगे? 2 वेरिएबल आ रहे होंगे। एग्जांपल देखिए आप, 2x + 3y > 0। अब 2 वेरिएबल आ गए, पहला तो x आ गया और दूसरा कितना आ गया? y।
दोनों की पावर कितनी है बच्चों? दोनों की पावर 1 है। जब दोनों की पावर 1 है तो उसे हम क्या कह देंगे? लीनियर कह देंगे बच्चों। अगला देखिए आप, 7x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, ये भी हो गया बच्चों। 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 2, ये भी बच्चों हो गया। यानी ये सारी वैल्यूज किसकी हो गई बच्चों? ये हो गई लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर हो गया आपको? किसी को कोई डिफिकल्टी तो नहीं है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो लीनियर का मतलब क्या हो जाता है कि वो ये बता रहा है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी 1 होगी। 1 वेरिएबल है तो उन इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और 2 वेरिएबल्स है तो उन इक्वेशंस में कितने वेरिएबल आ जाएंगे? 2 वेरिएबल आ जाएंगे। यहां तक बच्चों क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों। अब अगला है बच्चों क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है तो देखिए, लीनियर में जैसे वेरिएबल की पावर 1 हो रही थी बच्चों, तो क्वाड्रेटिक में कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। यही तो हो जाएगी बच्चों। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन में जो पावर है वेरिएबल की वो बच्चों कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखिए, तो अब जैसे मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर हम लीनियर लिख रहे हैं तो जैसे एक पावर होती है, अगर वो कहीं जनरल फॉर्म लिखो तो 1 वेरिएबल की बच्चों जनरल फॉर्म हो जाएगी ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, और यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो x खत्म हो जाएगा बच्चों। अगर वो कहेगा कि 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म लिखो तो आप लिख देंगे ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और यहां पर a और b दोनों क्या हो जाएंगे? नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक भी 0 हो गया तो फिर 2 वेरिएबल नहीं रह जाएगा, 1 वेरिएबल हो जाएगा। आप चाहे तो किसी को ऐसे बता सकते हैं, अगर वो कहे कि एक जनरल फॉर्मूला दे दीजिए तो ax प्लस बी ग्रेटर देन या लेस देन जो भी इनइक्वालिटी का साइन आएगा और सी आ जाएगा, और अगर 2 वेरिएबल में लिखेंगे आप तो ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगला आता है बच्चों क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस। क्या आता है? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक का मतलब है पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 हो जाएगी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर लेस देन इक्वल टू 0, जो भी आपको इनइक्वालिटी लगानी है तो वो हम यहां पे लगा देंगे। तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की बच्चों कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। तो यहां पर वही 2 आ गई, और यहां पर एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि एक ही वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आएगा तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन हो गई। उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? हम लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इनइक्वालिटी का साइन। फिर यहां पर अगर चाहें तो आप कोई अलग कांस्टेंट d लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, जो आपका मन करेगा वो लिख सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूं। जैसे एग्जांपल लिखा हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लिखा हमने, लिखा x स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप से जो इनइक्वेशंस बनेंगी बच्चों, तो वो हमारे पास क्या कहलाएंगी? क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस कहलाएंगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इनइक्वेशंस में इतना समझ में आ गया। अब बात आती है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस। क्या आती है बच्चों? सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वेशंस। अब देखिए सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों? सॉल्यूशंस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जिससे इनइक्वेशन ट्रू प्रूव हो जाए, यानी एक्स की वो वैल्यूज जिससे इनइक्वेशन क्या हो जाए? ट्रू प्रूव हो जाए, यानी जो इनइक्वेशन दे रखी है वो क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होगा बच्चों? कि ट्रू प्रूव हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस कहते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वेशंस कहते हैं। जैसे हमने यहां पर एक इक्वेशन लिखी, हमने 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 4, 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 4। अब वो कहेगा कि चेक करो कि 4 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? यहां पर पुट कर देंगे x की वैल्यू को 4। तो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 ग्रेटर देन 4। ट्रू हो गया बच्चों, 11 बड़ा होता। सो 4 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वेशन। तो 4 इसका क्या हो गया बच्चों? सॉल्यूशन हो गया। एक और देखिए, अभी इसी में हमने ये पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट करा बच्चों, पुट कर दिया हमने x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 3 ग्रेटर देन 4, तो 3 ग्रेटर देन 4 हो जाएगा बच्चों। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 3 तो बड़ा होता नहीं है 4 से। तो हम क्या लिख देंगे? सो 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन
ऑफ अ गिवन इनइक्वेशन। तो 3 नॉट इक्वल्स टू 4 हो जाएगा ना बच्चों। यानी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है बच्चों? सॉल्यूशंस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब एक्स हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि वेरिएबल बोल रहे हैं। वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करें, उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अब सॉल्यूशन का काम क्या होता है कि अगर हम उसे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वो उसे क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो उसका सॉल्यूशन है, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है बच्चों। तो हमने क्या करा, एक इक्वेशन ली 2x + 3 > 4। मैंने 4 पुट करा, 8 + 3 11 आ गया, 11 4 से बड़ा है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वहां से ही समझ में आ गया कि 4 क्या है, इसका सॉल्यूशन है। अब हमने 0 पुट करा, 0 पुट करने पे बच्चों ये कितना आया, 0 पुट करने पे 0 + 3 3 हो गया, 3 तो 4 से बड़ा होता नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी 0 इसका सॉल्यूशन नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या हो जाता है बच्चों? सॉल्यूशंस का मतलब ये हो जाता है वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वेशन। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इनइक्वेशंस। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया x² + 1 > 0। अब ये इनइक्वेशन है हमारे पास x² + 1 > 0। वी नो दैट, हम यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमें पता है, क्या पता है हमें, कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 या उससे बड़ा होता है। अब अगर इसमें 1 जोड़ रहा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू किससे बड़ी आएगी, 1 से बड़ी आएगी। सो x² + 1 ऑलवेज > 0। अब ये हमेशा 0 से बड़ा आएगा, यानी x² + 1 में अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे इसके, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे बच्चों, सॉल्यूशन हो जाएंगे x बिलोंग्स टू r। यानी कोई भी रियल नंबर आप पुट कर दीजिए, वो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। इतनी बात आपको समझ में? तो सॉल्यूशन में यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्यूशन में हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, यानी आप कोई भी रियल नंबर यहां पे पुट करिए, वो इक्वेशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसका सॉल्यूशन हो गया रियल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, कि रियल नंबर में से 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2 1/4 1/7 आप कुछ भी पुट कर दीजिए, वो हमेशा कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव देगा, यानी इनइक्वालिटी हमेशा क्या रहेगी बच्चों, ट्रू रहेगी। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अब बच्चों अगला टर्म आता है सॉल्यूशन सेट। क्या आता है बच्चों, सॉल्यूशन सेट। अब सेट तो आपने पढ़ रखा है बच्चों, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब हम बोल रहे हैं बच्चों यहां पर सॉल्यूशन सेट। मैंने क्या टर्म बोला बच्चों, सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट से आपको कुछ हिंट मिल रही होगी कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सॉल्यूशन सेट का मतलब हो गया बच्चों, सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स which satisfy the inequation। इतनी बात समझ में आई बच्चों, क्या होता है, क्लियर हुआ सबको? सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या हो गया, सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सॉल्यूशन या सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। सारी के सारी वैल्यूज को क्या करे हो, वो कंटेन करिए हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, सॉल्यूशन सेट। यानी ऐसी एक्स की सारी वैल्यूज जो गिवन इन इक्वेशन को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी, यानी ट्रू प्रूफ करेंगी, उन सारी एक्स की वैल्यूज को हम क्या करेंगे, एक सेट के अंदर रख देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमने लिखा 2x + 7 > 9। 2x + 7 > 9। ठीक है बच्चों। अब अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर हम x की जगह 1 पुट कर देंगे तो 2 × 1 + 7, तो ये 9 > 9 यानी 1 पे बराबर आ गया।
अब 1 से बड़ी अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 2 में इनटू होता जाएगा और बड़ी वैल्यू मिलती जाएगी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी 1 से बड़े सारे x के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अब सॉल्यूशन निकालना है तो बच्चों 1 हमने ये बना लिया, ये इंफिनिटी हो गया माइनस इंफिनिटी, तो 1 से बड़ा इक्वल्स टू लग रहा है, तो x बिलोंग कहां से कर जाएगा बच्चों, 1 से लेके इंफिनिटी। तो ये आपका कहलाता है सॉल्यूशन सेट। क्या कहलाता है, सॉल्यूशन सेट। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों, सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि एक हम ऐसा सेट बना दें जिसमें x की वो सारी वैल्यूज आ जाएं जिससे गिवन इन इक्वेशन क्या प्रूव हो रही हो बच्चों, ट्रू प्रूव हो रही हो, तो उसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन सेट। यानी अब यहां पे x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं छूटी है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे और यहां पे नहीं आ रही हो। 1 से छोटी आप पुट करके देख लीजिए, जैसे हमने 0 पुट करी तो 0 + 7 कितना हो जाएगा, 7 सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जितने x की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे वो सबके सब इसके अंदर आ गई। तो जब सबके सब इसके अंदर आ गई तो उसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों, इसको हम बोल देते हैं सॉल्यूशन सेट। इतनी बात आपको समझ में आई। आज देखिए मैं आपको जो मैंने आज पढ़ाया मैं एक बार क्विक रिवीजन उसका करा दे रहा हूं, फिर हम उससे आगे की बात करेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा बच्चों इनइक्वेशंस क्या होती है। तो मैंने आपको बताया एक स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स के साथ क्या होता है, इनइक्वेशंस के इनइक्वालिटी के साइन होते हैं। यानी 4 साइन मैंने आपको इनइक्वालिटी को बताया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। इन चारों में से कोई भी एक स्टेटमेंट में यूज हो रहा है वेरिएबल्स के साथ, तो वो क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है हमारे पास इनइक्वेशन। फिर मैंने आपको बताया कि लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, तो उसमें एक वेरिएबल आता है ax + b की फॉर्म में होती है। फिर हमने पढ़ा लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ax + by की फॉर्म में होती है बच्चों, 2 वेरिएबल आ जाते हैं, हाईएस्ट पावर 1 रहती है। फिर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी, क्वाड्रेटिक में x² आ जाता है, तो ax² + bx + c आ जाता है बच्चों। तो क्वाड्रेटिक है, जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, तो पावर 2 होगी। इसके बाद हमने पढ़ा बच्चों की लीनियर इनइक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन का बच्चों हमें मतलब समझ में आया कि x की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब बात आएगी सॉल्यूशन सेट क्या होता है। सॉल्यूशन सेट क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन सेट का मतलब होता है कि x की वो सारी वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो उसको अगर हम एक सेट में रख देंगे तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, वो हमारे लिए बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। अब इन इक्वेशंस की बच्चों सारे जो सॉल्यूशंस हैं, अब जरूरी तो नहीं है कि वो 1 या 2 नंबर आए, वो सारे के सारे नंबर्स भी आ सकते हैं, यानी रियल लाइन पे लाई कर सकते हैं। तो बच्चों वो एक इंटरवल फॉर्म भी कर सकते हैं। यानी एक तो सेट हो गया, सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो लिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट है। तो बच्चों फिर हमें आंसर किसमें देना पड़ेगा, इंटरवल्स की फॉर्म में देना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि x से 1 से बड़ी सारी वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही थी। अब अगर 1 से 100 तक वैल्यू होती तो 1 2 3 इंटीजर में होती तो हम गिन लेते, लेकिन 1 से 2 के बीच में कितने रियल नंबर आएंगे बच्चों, ये तो हम गिन नहीं सकते, क्योंकि 1.1 1.2 1.3 फिर 1.11 1.12 1.13, एक और डेसिमल बढ़ा दीजिए 1.111 1.112, तो हम इन्हें गिन तो सकते नहीं है बच्चों। जब इन्हें हम गिन नहीं सकते हैं बच्चों, तो हम क्या मान के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि इनफाइनाइट है इन नंबर्स में। तो अगर जैसे आपसे कोई पूछेगा कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट। तो जब भी इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं बच्चों, तो फिर हम उसे किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटरवल बच्चों हमने सेट्स में पढ़े थे, फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कि जब भी इंटरवल्स आते हैं तो हम उसे आंसर कैसे देते हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिए। अब देखिए इंटरवल्स क्या होते हैं बच्चों। तो इंटरवल्स बच्चों 2 टाइप के होते हैं हमारे पास, एक तो होता है ओपन इंटरवल पहला, और दूसरा बच्चों होता है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल। पहला होता है ओपन इंटरवल बच्चों, और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में बच्चों होता है कॉर्नर वैल्यू नॉट इंक्लूडेड, यहां पर कॉर्नर वैल्यू नॉट इंक्लूडेड होती है, कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। क्लोज इंटरवल में बच्चों कॉर्नर वैल्यू इंक्लूडेड होती है, यानी जो इंटरवल्स के कॉर्नर आएंगे उनकी वैल्यूज क्लोज इंटरवल में इंक्लूड होगी, लेकिन ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगी। ओपन इंटरवल डिनोटेड बाय, इस वाले ब्रैकेट से डिनोट होते हैं, डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। तो
तो ओपन इंटरवल तो हमारे पास सिंपल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट होते हैं और क्लोज इंटरवल बच्चों किससे होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, अब देखिए जैसे यहां पर एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने लिखा x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है। अब x की वैल्यू हमने नंबर लाइन बनाया, ये a हो गया, b हो गया, ये आपका इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, इतना तो पता ही है। अब वो कह रहा है x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे बच्चों, हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू a से लेकर b, कि x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में आ रही है, a से लेकर b के बीच में आ रही है। अब यहां पर हम बच्चों क्या लिखेंगे कि अगर हमारे पास x की वैल्यू a के इक्वल भी है, कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड हो गई इसमें, क्योंकि यहां तो इंक्लूड थी नहीं बच्चों, यहां पर इंक्लूड हो गई, तो इसको जब हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे बच्चों तो हम लिखेंगे a और b, ऑब्वियसली बात है b बड़ा होगा, तो a से लेके b है, कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड है, तो इंक्लूड को बच्चों हम किससे दिखा देते हैं, डॉट बनाकर दिखा देते हैं कि यहां पर a और b भी इंक्लूड है बच्चों। तो इसको हम क्लोज इंटरवल से दिखाएंगे बच्चों कि x बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल a से लेके b के बीच में। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? यानी ओपन इंटरवल को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है बच्चों सेट्स में, पर मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं। ओपन इंटरवल को हम ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास लिख रहा है x बिलोंग्स टू a से लेके b, इसका मतलब है कि x की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है। नंबर लाइन पे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे बच्चों। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि अगर हमारे पास लिख रहा है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a से लेके b, इसका मतलब क्या होगा बच्चों की x की वैल्यू a से बड़ी है, b से छोटी है, और a और b के इक्वल भी हो सकती है। इनको डिनोट करने के लिए a से b, अब कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड होती है यानी क्लोज ब्रैकेट लगते हैं, तो यहां पर हम डॉट बना देते हैं वैल्यूज पर। तो डॉट से हमें समझ में आ जाता है कि यहां पर जो ब्रैकेट आएगा बच्चों, वो कौन सा ब्रैकेट आएगा हमारे पास, वो क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि यहां पर x a के बराबर भी हो सकता है और यहां पर x b के बराबर भी हो सकता है। यहां से हमें समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू a से बड़ी आएगी या b से छोटी आएगी, x की वैल्यू a या b के बराबर नहीं हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? एक और होता है बच्चों इसके अलावा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल, तो वो इन्हीं से मिलकर बना है बच्चों। थर्ड टाइप का हम उसे बोल देते हैं सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब होता है बच्चों कि एक कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड होती है और एक कॉर्नर वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। जैसे हमने लिख दिया x बिलोंग्स टू a से लेकर b। अब यहां से क्या आया बच्चों, निकलकर ये आया कि x की वैल्यू a से बड़ी होगी, a के इक्वल नहीं हो सकती है लेकिन b के इक्वल हो सकती है, तो ये हो गया x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल्स टू b। अगर हम इसे प्लॉट करेंगे बच्चों तो ये a और b, ये इंफिनिटी हो गया आपका, ये माइनस इंफिनिटी हो गया, ये आ गया, तो यहां पर हमने डॉट बना दिया बच्चों। डॉट बनाने का मतलब क्या आया कि x की वैल्यू जो है वो बड़ी तो होगी यानी b के इक्वल होगी लेकिन a के इक्वल नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ कि जो ओपन ब्रैकेट है वो a पर लग रहा था और क्लोज ब्रैकेट b पर लग रहा था, तो जिस साइड भी क्लोज ब्रैकेट लगा होता है उसे बच्चों हम इंक्लूड करते हैं और ओपन इंटरवल वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। तो ये इंटरवल डिनोट करने बच्चों आपको रिवाइज हो गए, समझ में आ गई। अब यदि हमें बच्चों दो इंटरवल्स को ज्वाइन करना होता है, दो इंटरवल को क्या ज्वाइन करना होता है, मिलाना होता है। यानी मान लीजिए कि हमारे पास एक से ज्यादा इंटरवल सेटिस्फाई कर रहे हैं और उनको अगर हमें कंबाइंड करके आंसर लिखना है तो बच्चों उसमें हम यूनियन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? यूनियन का। सेट में आपने पढ़ा था ना, यूनियन का मतलब क्या होता था कि अगर हम ए यूनियन बी लिख रहे हैं इसका मतलब ए सेट की वैल्यू भी आ गई, बी की भी आ गई और जो दोनों में कॉमन है वो भी आ गई। यही तो पढ़ा था बच्चों हमने यूनियन में। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। अब एक नंबर लाइन है, यहां पर ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी आ रहा है और डी आ रहा है बच्चों, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब हमें एक तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड करनी है, इसमें बी इंक्लूड करना है, एक ये वाली वैल्यू इंक्लूड करनी है, इसमें डी इंक्लूड करना है। ये दोनों फेवरेबल केस हैं जो शेडेड पोर्शन है। अब हमें ये दोनों लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों? देखिए इन्हें हम लिखेंगे बच्चों x बिलोंग्स टू, अब a से लेकर b आ गया बच्चों, b पे क्लोज इंटरवल और a पे ओपन इंटरवल क्योंकि डॉट नहीं लग रहा है। अब हमें ये पोर्शन मिलाना है तो हम इसे बच्चों लिखेंगे यूनियन। क्या लिखेंगे? यूनियन। यानी जब दो पोर्शनों को हमें ऐड करना होता है, तो दो अलग अलग पोर्शनों को जब हमें ऐड करना होता है तो बच्चों हम किसका यूज करते हैं? यूनियन का यूज करते हैं। डी को इंक्लूड करना था और यहां पे इन्फिनिटी। ये बात बच्चों आपको याद रखनी है कि इन्फिनिटी के साथ हमेशा ओपन इंटरवल आता है और माइनस इन्फिनिटी के साथ भी। ऐसा इसलिए होता है कि इन्फिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं होती है,
जब वैल्यू पता नहीं है तो हम उसे इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? मैं एक्स को कभी इनफाइनाइट के बराबर तो रख नहीं सकते, क्योंकि उसकी तो हमें वैल्यू ही नहीं पता है। तो इन्फिनिटी के साथ बच्चों हमेशा ओपन इंटरवल का यूज होता है। तो जब भी एक से ज्यादा इंटरवल्स हमें मिलाने हैं बच्चों, तो हम किसका यूज करते जाएंगे? उन इंटरवल्स को लिखते जाएंगे। और जोड़ने के लिए बच्चों हम किसका यूज करेंगे? जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे बच्चों यूनियन का। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? सबको क्लियर हो गए? तो ये बच्चों आपने पढ़ लिया इंटरवल्स जो इसमें यूज होते हैं। अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि जो लीनियर इनइक्वेशंस होती हैं वन वेरिएबल की, वो सॉल्व कैसे होती हैं। लीनियर इनइक्वेशंस होती हैं जो वन वेरिएबल की, वो सॉल्व कैसे होती हैं। देखिए, तो अब बच्चों हमें पढ़ना है सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब वो ये कह रहा है कि जो वन वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन है, वन वेरिएबल की जो लीनियर इनइक्वेशन है, उसको हमें क्या करना है बच्चों? उसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए, हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया बच्चों? हमने ये पढ़ लिया कि इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या होते हैं, इंटरवल्स हम कैसे लिखते हैं। ये सब तो बच्चों इंट्रोडक्शन में आ गया। अब मैथ में तो मतलब ये होता है सीधा सा कि क्वेश्चन क्या आएगा और हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। अब जब हमने बच्चों टॉपिक स्टार्ट करा था तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं लीनियर इनइक्वेशन। जब लीनियर इनइक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब लीनियर इनइक्वेशन हम पढ़ेंगे यानी पावर वन का पढ़ेंगे। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन मैंने आपको दो टाइप की पढ़ाई है, एक तो वन वेरिएबल की और एक टू वेरिएबल की। तो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि अगर वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन आ जाएगी तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए बच्चों कुछ रूल्स होते हैं सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अगर वो रूल्स हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए, यानी उन रूल्स का अगर हमने यूज नहीं करा, उनसे बाहर गए, तो वो मेथड गलत माना जाता है। तो आपको वो रूल्स हमेशा याद रखने पड़ेंगे। तो मैं आपको रूल बता दे रहा हूं कि रूल क्या होते हैं, उन रूल को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, यानी ऐसा कोई भी स्टेप नहीं करेंगे जो उस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा हो। ठीक है बच्चों? देखिए, पहला रूल बच्चों, यहां पर सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने एक इक्वेशन छोटी सी कंसीडर कर ली, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी। ये मैंने मान ली, क्योंकि मैं आपको रूल समझाने हैं तो कैसे समझाऊंगा सर। तो उसके लिए हमने क्या करा कि हमने एक इक्वेशन मान ली बच्चों, ax प्लस बी ग्रेटर देन सी। ये मान सकता हूं मैं, वन वेरिएबल है बच्चों। अब सबसे पहले आता है बच्चों रूल नंबर वन। रूल नंबर वन हमसे कहता है बच्चों कि वी कैन ऐड एनी वैल्यू, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट लिख लीजिए, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी वैल्यू ऑन both side of an equation without changing the sign of inequality। ये हमसे क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है कि अगर हमारे पास इक्वेशन दे रखी है तो उसमें हम किसी भी वैल्यू को दोनों साइड जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। किसी भी वैल्यू को जोड़ने या घटाने पर इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मुझे यहां पर दोनों साइड 4 जोड़ना है तो मैं दोनों साइड 4 जोड़ सकता हूं, मुझे दोनों साइड 4 माइनस करना है तो मैं दोनों साइड 4 माइनस कर सकता हूं। उससे इनइक्वालिटी के साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें ऐड 4 बोथ साइड करा, एग्जाम्पल में मैंने बच्चों क्या करा, ऐड 4 बोथ साइड जो इक्वेशन दे रखी है, तो ये हो जाएगा बच्चों ax प्लस बी प्लस 4 ग्रेटर देन सी प्लस 4। यानी जो इनइक्वालिटी लग रही थी वही रहेगी, चारों में से जो भी इनइक्वालिटी लग रही है वो रहेगी। जिस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं बच्चों, उसी तरीके से हम दोनों साइड में क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब आता है बच्चों रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, हम यहां पे लिखेंगे वी कैन मल्टीप्लाई पॉजिटिव रियल नंबर both side without change
द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे इनइक्वलिटी के साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय नेगेटिव रियल नंबर, अगर हम दोनों साइड बच्चों किससे मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंजेस। तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, ग्रेटर देन कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों लेस देन में, और लेस देन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन में। इसी तरीके से बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू कन्वर्ट हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू में, और लेस देन इक्वल्स टू कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू में। यानी जब भी हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। अब वी कैन मल्टीप्लाई के साथ बच्चों यहां पर एक चीज और रह जाती है, डिवाइड। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, बात बराबर है। पॉजिटिव रियल नंबर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यहां पर है बच्चों। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या नेगेटिव रियल नंबर से डिवाइड कर रहे हो बच्चों, दोनों ही केस में साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे पास ये था बच्चों, मैंने एग्जांपल लिखा मल्टीप्लाई बाय 2, क्या लिखा, मल्टीप्लाई बाय 2। अब मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 2b ग्रेटर देन 2c, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसी में बच्चों अगर हम कर दें मल्टीप्लाई बाय -2, मल्टीप्लाई बाय -2 तो हो जाएगा -2ax माइनस 2b। इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन का था तो लेस देन लग जाएगा और ये हो जाएगा -2c। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यानी हम ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों कि जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा होता है नेगेटिव में वो छोटा हो जाता है। कैसे, देखिए आप, जैसे 4 बड़ा है 1 से, लेकिन -4 बच्चों क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है -1 से। इतनी बात आपको समझ में आई। तो इनइक्वलिटी ट्रू कब रहेगी, जब हम इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे, क्योंकि जो नंबर पॉजिटिव में बड़ा था नेगेटिव में वो क्या बन जाता है, छोटा बन जाता है। इसलिए जब भी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, जिससे जो रिजल्ट है इनइक्वलिटी का वो सेम रहे। क्लियर हुआ आपको। यानी हम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे इनइक्वलिटी के साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा रूल हमसे कहता है कि अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर से तो उससे इनइक्वलिटी के साइन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव रियल नंबर से बच्चों तो उससे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। यानी जो ग्रेटर देन है वो लेस देन बन जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू बन जाएगा और लेस देन इक्वल्स टू बच्चों ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा। ये आपके 2 रूल हो गए बच्चों। अब रूल नंबर 3 बच्चों, रूल नंबर 3 हमसे यह कहता है बच्चों कि अगर हम किसी टर्म को शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी साइड, किसी टर्म को हम दूसरी साइड क्या कर रहे हैं बच्चों, शिफ्ट कर रहे हैं। अब शिफ्ट कर रहे हैं अगर हम इनइक्वलिटी में तो वो क्या होगा कि उस टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, बस दूसरी साइड जाकर, इनइक्वलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, इफ वी शिफ्ट any term from one side to other, then sign of particular term changes on other side, but inequality remains same। इनइक्वलिटी कैसी रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। जैसे देखिए ax प्लस बी ग्रेटर देन सी था, मैं सी को इधर लाना चाह रहा हूं बच्चों, इस साइड ला रहा हूं, तो ax प्लस बी इधर आएगा तो ये प्लस का सी था माइनस का सी हो जाएगा, बस इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। अब मान लीजिए मैं बी को उधर ले जाना चाह रहा हूं तो ax माइनस सी, बी प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। यानी जब हम किसी टर्म को शिफ्ट करते हैं वन साइड टू अदर साइड तो वो शिफ्ट हो जाता है बच्चों। बस यहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है शिफ्ट करते वक्त कि जब आप शिफ्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर टर्म का जो साइन है वो दूसरी साइड में जाके क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। लेकिन इनइक्वलिटी के साइन पे बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इनइक्वलिटी का साइन क्या रहता है, सेम रहता है बच्चों। तो ये हमारे पास 3 रूल्स थे बच्चों जिनको हमें ध्यान में रखकर क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है।
इन्हीं रूल्स को हमें फॉलो करना है, यानी ये ही रूल्स चलेंगे पूरे लीनियर इक्वेशन में, चाहे हम 1 वेरिएबल की बात करें चाहे 2 वेरिएबल की बात करें। जब भी हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखेंगे, यानी प्लस या माइनस करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। मल्टीप्लाई अगर हम पॉजिटिव नंबर का कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव का नंबर अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। और कोई भी टर्म को अगर हम एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन तो सेम रहेगा, लेकिन उस टर्म का जो साइन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये आज बच्चों हमने पूरा बेसिक पढ़ लिया है लीनियर इक्वेशंस का, यानी क्वेश्चन करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत थी वो हमने पढ़ ली है। तो अगली क्लास में बच्चों हम ये पढ़ेंगे कि अलग अलग किस किस फॉर्म्स में लीनियर इक्वेशन हमें मिलती हैं और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास को हम ये रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।